देखिए, शहर दर शहर अलग अलग इस तरीके के मार्च निकाले जा रहे हैं जिनमें खून खराबा करने की बातें कही जा रही हैं, जिनमें जो उद्वेलित करने वाले या जो उकसाने वाले नारे हैं वो नारे लगाए जा रहे हैं। सड़कों पर खून बहेगा, 2 दिन बाद यहाँ से अगर रेडियाँ नहीं हटी तो फिर अपनी मौत के जिम्मेदार लोग खुद होंगे, इस तरह के वक्तव्य दिए जा रहे हैं। और आज भी मुझे पता लगा कि हर शहर में अलग अलग इस तरीके का आयोजन किया गया। आज भी नरवाना का मुझे पता लगा था और बाद में पता लगा कि लगभग हर शहर में इस तरीके के छोटे छोटे फ्रिंज एलिमेंट्स जो हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनको पूरी छूट दी जा रही है कि वो इस तरीके के प्रोसेशन निकालें, शहर का माहौल ख़राब करें। ऐसी स्थिति में साफ तौर पर यह संदेह जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से प्रायोजित तरीके से हरियाणा के माहौल को, सांप्रदायिक माहौल को ख़राब करने की साजिश हो रही है। और एक आखिरी बात कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि सरकार के ऊपर संदेह करने के 3 विशेष कारण हैं। एक, कि जिस दिन ये घटना हुई नूह के अंदर, उस दिन नूह जिले के सैकड़ों पुलिसकर्मियों को वीआईपी ड्यूटी पर जिले से बाहर भेज दिया गया, जबकि पहले से सरकार के पास इनपुट थी, संवेदनशील स्थिति हो सकती है, ऐसी इनपुट थी। दूसरा, जिले के एसपी को उस दिन छुट्टी पर भेज दिया गया, जबकि अगर छुट्टी पर हो भी बड़े अधिकारी और ऐसी संवेदनशील स्थिति हो तो उन छुट्टियों को कैंसिल कर दिया जाता है। और तीसरा, डीजीपी जो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि एसआईटी बनेगी, एसआईटी बननी चाहिए, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं एसआईटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये जांच भी नहीं होने देना चाहते। और कई इस तरह के वीडियोस सामने आ रहे हैं जहां पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग होते हुए नज़र आ रही है। ये अपने आप में बिल्कुल वैसी तस्वीर पेश करता है कि मानो स्टेट ने स्पॉन्सर करके, सरकार ने स्पॉन्सर करके, अपना सहयोग देके स्टेट का माहौल बिगाड़ने के लिए पूरी तरह से एक साजिश रची। और ये 2024 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पहले मणिपुर में एक्सपेरिमेंट किया, अब हरियाणा में एक्सपेरिमेंट किया। हम समाज के सभी लोगों को, हरियाणा के सभी लोगों को ये आग्रह करना चाहते हैं कि आप सचेत हो जाइए इस तरह के एलिमेंट से, और कोई भी अगर आपको धार्मिक आधार पर भड़काने की बातें करता है उसको इग्नोर कीजिए पूरे तरीके से। हम लोग सदियों से हरियाणा में आपसी सौहार्द और सहानुभूति और प्यार से रहते आए हैं। इनकी साजिशों में नहीं फंसेंगे, अफवाहों में नहीं आएंगे, और आपसी प्यार और भाईचारे को कायम रखेंगे। आज आप यहाँ टोहाना में आए हैं, किस मकसद को लेकर? देखिए, जैसा आप सबकी जानकारी में है कि अपने टोहाना का एक साथी जो होमगार्ड के रूप में कार्यरत थे, हरियाणा सरकार के डेली वेज कर्मचारी होमगार्ड होते हैं, और उनकी जिस तरीके से अपनी ड्यूटी करते हुए नूह के अंदर मौत हो गई, ये कहें कि वो शहीद हो गए अपना काम करते हुए, उनके प्रति जो सरकार का रवैया है, एक तो उसको लेकर के हमारी बहुत नाराज़गी है, शिकायत है, परिवार की भी नाराज़गी है कि सरकार की तरफ से कोई प्रशासनिक अधिकारी न उनको पूरी प्रक्रिया के बारे में गाइड कर रहा है, न उनको ये बताया गया अभी तक सही से कि उनको सरकार की तरफ से क्या मुआवजा दिया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि उनका प्राइवेट बैंक से इंश्योरेंस था, उस इंश्योरेंस को क्लेम करने में उनकी मदद की जाएगी, वो अलग चीज़ है। लेकिन सरकार की ड्यूटी करते हुए, और जिनका की जिम्मेदारी भी नहीं है, होमगार्ड की जिम्मेदारी ये थोड़ी है कि आप उसको संवेदनशील इलाके में और इस तरीके की ड्यूटी पे जहाँ क्रॉस फायरिंग्स हो रही हैं, जहाँ पत्थरबाजी हो रही है, उसके लिए पुलिस को ट्रेंड किया जाता है, बाकायदा उनकी लंबी ट्रेनिंग होती है। होमगार्ड की इस तरह की कोई ट्रेनिंग के बिना उनको ऐसी जगह पे उतार देना, एक तो ये सरकार की गलत नीति, गलत नीयत और गलत तरीका था। और उसके बाद जब अपनी ड्यूटी करते हुए, आपने जहाँ भी ड्यूटी लगाई, वो व्यक्ति कर्मठता के साथ वहाँ ड्यूटी कर रहा था और अपनी शहादत दी, तो उसको शहीद का दर्जा और कम से कम 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि परिवार के लिए सरकार को तुरंत अनाउंस करनी चाहिए थी। हमने पहले भी ये मांग की है। और ये बहुत ही घटिया स्तर है सरकार का कि अगर एक तो ज़िले से बाहर आपने होमगार्ड की ड्यूटी पे, डेली वेजेस ड्यूटी पे आपने टोहाना के व्यक्ति को नूह में जाके वहाँ पे उसको ड्यूटी दी, वहाँ पे उसको लगाया, और दूसरा आप उसके बाद जब ऐसी संवेदनशील परिस्थिति में उन्होंने मौका संभालने में अपनी पूरी कर्मठता दिखाई, वहाँ से मोर्चा छोड़ के भागे नहीं, जिसकी वजह से कि उनकी शहादत हुई वहाँ पे, तो शहीद का दर्जा भी देना चाहिए क्योंकि सरकार की ड्यूटी कर रहे थे, और साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि का अनाउंसमेंट होना चाहिए। ये 2 बहुत ही गंभीर विषय हैं, गंभीर बातें हैं, लेकिन सरकार की तरफ से न कोई प्रशासनिक अधिकारी, अभी तक इनके घर अंतिम संस्कार के बाद कोई नहीं गया इनके घर प्रशासनिक अधिकारी ये बताने के लिए कि आगे प्रक्रिया क्या होगी, कैसे होगा। ना अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे डेथ हुई, उसका कारण क्या था, वो भी सार्वजनिक अभी तक नहीं किया गया है। और
जिस तरह से जगह जगह पे माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार, वो अपने आप में ये दिखाता है कि ये शायद स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे पैदा करना चाहते हैं पूरे प्रदेश के अंदर। हमने देखा कि हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि ना कहीं हेट स्पीच होगी, ना पे कहीं इस तरीके का प्रोसेशन होगा, ना कहीं इस तरीके की गतिविधियां या मीटिंग्स होंगी। मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हम नहीं ऐसा कर सकते क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने साल 2014 में और 2019 में 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, संविधान की शपथ ली, और उस शपथ में ये कहा कि हरियाणा के सभी लोगों की सुरक्षा का वायदा करता हूँ, सुरक्षा करेंगे हरियाणा के सभी। आज उन्होंने उस शपथ को भी तोड़ दिया जब ये बयान दिया, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान एक मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति के लिए। उन्होंने न सिर्फ संविधान की उस शपथ को तोड़ा बल्कि लोगों का भरोसा भी तोड़ दिया। अब वो कह रहे हैं कि हरियाणा के सभी लोगों के लिए पुलिसकर्मी तो नहीं उपलब्ध करा सकते, तो कम से कम 75,000 पुलिसकर्मियों की सैंक्शन पोस्ट है हरियाणा के अंदर, उनको तो भर सकते हैं मुख्यमंत्री जी। उनमें से भी 25,000 पद खाली पड़े हुए हैं। ये साफ तौर पे दिखाता है कि उनका लॉ एंड ऑर्डर की तरफ ध्यान ही नहीं है। एक तरफ CID कहती है कि हमने रिपोर्ट दी थी, पूर्व सूचना दी थी, और हमें सबको पता है 2020 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और गृह मंत्री अनिल विज जी के बीच में CID के पावर को लेके, CID किसको रिपोर्ट करेगी इस बात को लेके बड़ा टकराव हुआ था। ऐसी स्थिति में गृह मंत्री अब ये कह रहे हैं कि उनको CID की कोई पूर्व सूचना नहीं थी। CID मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती है। CID के इंस्पेक्टर कैमरे पे कहते हुए पाए गए कि उन्होंने 10 दिन पहले रिपोर्ट दे दी थी इस पूरे मामले में। क्या मुख्यमंत्री कार्यालय ने या मुख्यमंत्री के निर्देशों पर इस CID की रिपोर्ट को, इस पूर्व सूचना को जानबूझकर गृह मंत्री से छुपाया गया, पुलिस से छुपाया गया? क्या इसके लिए सीधे तौर पर CM ऑफिस को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए? और जब आप प्रदेश के लोगों को सुरक्षा ही नहीं दे सकते तो फिर मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को अपने पद पर बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता उनका। उनको तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को किसी ऐसे व्यक्ति को अगले 1.5 साल के लिए मौका देना चाहिए जो कम से कम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। क्या जो शहीद परिवार है उससे कोई मदद दी जाएगी? देखिए, हमने आज शहीद परिवार से मुलाकात की है, उनकी स्थिति को समझा है, उनकी बातों को भी सुना है। उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया हमसे, वो ये कि एक तो सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई अनाउंसमेंट क्लियरली हो कि क्या कर रही है सरकार इस शहीद के परिवार के लिए। दूसरा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया वो सार्वजनिक किया जाए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो उनकी तरफ से निकल के आई कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई ये पूछने भी नहीं आया कि जिंदा हो कि मर गए हो, क्या स्थिति है, क्या हालत है, परिवार दुखी है, परेशान है, उनको किसी बात की, किसी चीज़ की ज़रूरत है। सिर्फ अंतिम संस्कार के वक्त जो प्रशासन के अधिकारी आए वो आए, उसके बाद कोई हाल जानने भी नहीं आया परिवार का। इसको लेके परिवार बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है।